दूसरी शिफ्ट के बाद हम कंपनी से लौटे थे। कंपनी में एक वक्त का खाना मिल रहा था, लेकिन रात को खाने की समस्या एक बड़ी परेशानी बन गई थी। कितने दिन मैगी पर निकालेंगे, इसलिए आखिरकार रमेश ने मुझसे कहा, देख, मैं तुझे एक जगह खाने के लिए लेकर जाता हूँ। वहाँ कृष्णा काकू नाम की एक महिला है जो स्वादिष्ट खाना बनाती है, और दूसरी तरफ एक मेस है, लेकिन वो मेस बहुत दूर है। वहाँ जाने के लिए एक नाला पार करना पड़ता है और उस पर एक पुल है। उस पुल से गुजरना पड़ता है और वहाँ रात के समय अंधेरा रहता है। अगर तुझे ठीक लगे तो हम दोनों मिलकर उस मेस में चलें। सब लोग कहते हैं कि कृष्णा काकू से भी बेहतर और स्वादिष्ट खाना वहाँ मिलता है। मैंने कहा, एक बात ध्यान में रख, हम यहाँ 6 लोग हैं। अगर कोई हमारे लिए खाना यहाँ तक पहुँचा सके तो हम उससे ही खाना मंगवाएं। तब रमेश ने मुझसे कहा, देख वामन, जब तक 10 लोग नहीं होते तब तक डब्बा देना मुमकिन नहीं है। ये पहले से ही उस रूपाली को बताया गया है। रूपाली का नाम सुनते ही मैंने उससे पूछा, रूपाली कौन है? तब रमेश ने कहा, मेस वाली रूपाली। कंपनी के बाहर लकड़ी की तख्ती पर उसका नाम और नंबर लिखा है, मेस वाली रूपाली। मैंने उसी को फोन किया था। उसने कहा कि अगर 10 लोग होंगे तो डब्बा पहुंचाया जाएगा। मैंने सोचा कि हम 6 लोग हैं, चलो हम सब मिलकर वहां चलकर देखते हैं कि खाना कैसा है, फिर तय करेंगे। हमारे साथ बाकी 4 लोग, चंदन, नमन, रोहित और रवि भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। हम 6 लोग मिलकर खाना खाने के लिए निकल पड़े। करीब 8:30 बज रहे थे। ताजगी से होकर हम उन घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकल रहे थे। पुल पार करने के बाद और भी घना जंगल नजर आने लगा। मैंने रमेश से पूछा, क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो? रमेश ने कहा, हाँ, मैं आया हूँ, परंतु रूपाली की मेस में कभी नहीं खाया। मैंने पूछा, अच्छा, तो तुम्हें मेस का स्थान मालूम है? रमेश ने कहा, नहीं, मेस का स्थान पता नहीं है, सिर्फ इस तरफ एक बोर्ड देखा था। पुरानी तख्ती पर लिखा हुआ है, कोलारू की बड़ी इमारत है और बाहर बैठने की अच्छी व्यवस्था है। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ आ गए। हमने उनसे पूछा, रूपाली की मेस कहाँ है? तब उन्होंने कहा, अरे क्या पूछ रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हमने पूछा, यहाँ पर कोई लाइट आदि नहीं लगाते क्या? तब वो वृद्ध व्यक्ति बोले, अरे लाइट की क्या फिक्र, देखो खाना कितना महत्वपूर्ण है और कितना स्वादिष्ट है। वहाँ गैस लाइट होती है, उसी के उजाले में खाना होता है। अगर गैस लाइट खत्म हो जाए तो कंदील भी होता है। हमने उन बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आप रोज यहाँ खाने आते हैं? तब वे बोले, हाँ, हम रोज आते हैं। मेरे साथ और 3 लोग आते हैं जो पहले ही आगे निकल चुके हैं। हमने उनसे पूछा, आप कहाँ रहते हैं? तब उन्होंने बताया कि वे लिम्बाचा चौक में रहते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, हम भी वहीं एक बड़ी चाल में रहते हैं। तो हम कुल 10 लोग हो गए हैं, तो क्यों ना हम उसे यहाँ डब्बा भेजने के लिए कहें। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अरे वाह, तुम 6 और हम 4, 10 लोग हो गए हैं। उसने कहा था कि 10 लोग होंगे तो डब्बा भेजना मुमकिन होगा। चलो रात में यहाँ आने की बजाय उसे वहीं डब्बा भेजने के लिए कह दें। मैंने उन बुजुर्ग व्यक्ति से उनका नाम पूछा। तब उन्होंने कहा, हरिभाव। मेरा नाम हरिभाव है और मेरे 3 मित्र भी हैं। वे पहले ही आगे बढ़ गए हैं। हम सब चौकीदारी का काम करते हैं। एक वक्त का खाना शिफ्ट में मिल जाता है, लेकिन अगले वक्त के लिए खुद बनाना पड़ता है। लेकिन पूरे दिन काम करने के बाद खुद बनाने की बजाय हम मेस वाली रूपाली के पास जाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया होता है। एक बार जिसने वहां खा लिया वो फिर कहीं और खाने नहीं जाता। उन्होंने कहा, हम देखो लगभग 12 साल हो गए हम उसी के पास खाना खाते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, 12 साल से आप वहां खाना खाते हैं? तब हरिभाव ने कहा, हाँ, 12 साल हो गए हम वहीं खाना खाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन उसका नाम तो किसी लड़की जैसा लगता है। मेस वाली रूपाली। तब हरिभाव हमारी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, चलो वहां पहुंचकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हम सभी एक एक कर हरिभाव के पीछे चल पड़े। 2-3 टूटे फूटे घर पार करने के बाद एक बड़ा कोलारू घर नजर आया। बाहर के वरांडे में चारों तरफ कंदील लटके हुए थे। एक बड़ी गैस बत्ती रेलिंग पर रखी थी और एक लड़की थाली सजा रही थी।
वहां एक बुजुर्ग महिला भी गल्ले पर बैठी हुई थी। 3 लोग खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ 5-6 लोग और भी खाने का इंतजार कर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो काफी अंधेरा हो चुका था। बाहर की तरफ एक काले रंग का बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था कि किस चीज की कितनी कीमत है। मेज की फीस भी लिखी हुई थी। हम खाने का इंतजार करने के लिए एक टेबल पर जाकर बैठ गए। वहां की कुर्सियां बहुत पुरानी थीं और टेबल भी। सब कुछ काफी पुराना और तेल से चमकता हुआ लग रहा था। एक एक कर वहां पानी के 3-4 जग रखे गए। मैं बुजुर्ग महिला को ध्यान से देख रहा था जो गल्ले पर बैठी हुई थी। उसने पूछा, भाकरी की थाली लाऊं या चपाती की? हमने भाकरी की थाली का ऑर्डर दिया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि भाकरी कितनी स्वादिष्ट होती है। हम इंतजार कर रहे थे कि रूपाली कब हमें भाकरी लाकर देगी, लेकिन रूपाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहां एक लड़की थी जो बस थाली सजा रही थी। अंदर 2 महिलाएं खाना बना रही थीं। तभी गर्मागर्म सब्जी का पतीला चूल्हे से उतारकर एक सुंदर जवान लड़की आई। साइड में हो जाइए, आज का खास खाना तैयार है। दामो दादा ने हरिभाव से कहा। हरिभाव, गर्मागर्म रस्सा तैयार है, पेट भरकर खाओ। हरिभाव हमारी तरफ देखकर बोले, देखो रूपाली आ गई है। हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वह हमारे सामने आए। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ा सा बिंदी और गले में सोने की चेन थी। वो बेहद सुंदर दिख रही थी। गर्मागर्म भाकरी एक एक कर थाली में डाल दी जा रही थी। पहले से वहां बैठे लोगों को चपाती की थाली दी गई थी। एक एक कर हम सब खाने बैठे। एक लड़की थाली सजा रही थी, रूपाली सब्जी बना रही थी, 2 महिलाएं भाकरी बना रही थीं और गल्ले पर बैठी महिला, ये 5 लोग मिलकर उस मेज को चला रहे थे। गर्मागर्म भाकरी खुद रूपाली लाकर हमारी थाली में परोस रही थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भाकरी हो गई, लेकिन भूख नहीं मिट रही थी। उसके चेहरे की तरफ देखते ही एक अजीब सा सौंदर्य महसूस हो रहा था। रमेश मुझसे बोला, क्या देख रहे हो? अपनी प्लेट में देखो और पेट भरकर खाना खाओ। खाने के बाद हमने हाथ धोए और गल्ले की तरफ गए। गल्ले पर बैठी वृद्ध महिला से हमने पूछा, कितने पैसे हुए? उसने कहा, 17 रुपये। 17 रुपये सुनकर हम सभी चौंक गए। 17 रुपये? उसने कहा, हाँ, 17 रुपये एक भाकरी की थाली के हैं और हर थाली में 3 भाकरी मिलती हैं। कीमत सुनकर हमने सोचना शुरू किया, हे भगवान, हम किस जमाने में हैं? कम से कम 90 रुपये तो एक समय के खाने के लगते हैं, और यहाँ सिर्फ 17 रुपये में? ये कैसे संभव है? हमने उस वृद्ध महिला से पूछा, अरे, क्या आपको 117 रुपये कहना था? वो हड़बड़ा गई और हमारी तरफ देखकर बोली, 117 रुपये एक थाली के होंगे। सबका मिलाकर 100 से ज्यादा हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर हमने कहा, हाँ, सही है, सबका मिलकर 120 रुपये होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति का खाना इतना सस्ता कैसे हो सकता है? उस महिला ने हमें देखकर कहा, तुमने बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं देखा? वहां लिखा है 15 रुपये चपाती की थाली और भाकरी की थाली 17 रुपये। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस युग में खाना खा रहे थे। हम हरिभाव और उनके साथियों की तरफ देख रहे थे और सोचने लगे। तभी हरिभाव बोले, इसलिए हम पिछले 12 सालों से यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। इतने कम पैसों में खाना मिलना अपने आप में किफायती है। रूपाली की मेज सचमुच बहुत किफायती है। हमने डिब्बा मंगाने के बजाय वहां आकर खाने का फैसला किया और वहां से निकल पड़े। जैसे ही हम बाहर निकले, हरिभाव ने आवाज दी, अरे बच्चों, रुको रुको, हम 10 लोग हो चुके हैं। डिब्बा मंगवाना है ना? डिब्बा घर तक पहुंचेगा। अब हमें लगने लगा कि रात के इस समय यहां आने के बजाय अगर डिब्बा घर पर आ जाए तो अच्छा होगा, लेकिन चंदन ने कहा, गर्मागर्म भाकरी चूल्हे पर बनते हुए यहां बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। डिब्बे में वो बात कहाँ? मैंने भी कहा, यहां आकर खाना खाना अच्छा लगता है, डिब्बा मंगवाने की कोई जरूरत नहीं। हरिभाव और दामो दादा हमारी तरफ देखकर बोले, तो मतलब तुम भी हमारी तरह फंस गए हो? कोई बात नहीं, गर्मागर्म खाने का मजा कुछ और ही है, और उसमें भी रूपाली के हाथ का बना खाना तो अलग ही मजा देता है। क्या जबरदस्त रस्सा था। हम सभी उसकी तारीफ करते हुए वापस चल पड़े। तभी हरिभाव के 4 और दोस्त हमारे साथ आ गए। हरिभाव ने पूछा, तो कैसी लगी मेस वाली रूपाली का खाना? हमने कहा,
अरे, मेस वाली रूपाली तुम्हारे कहने के अनुसार 12 साल से मेस चला रही है। लेकिन एक बात बताओ, वो इतनी जवान कैसे दिखती है? हरिभाव बोले, अरे, ये सब उसके हाथ के खाने का कमाल है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता है, उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं। देखो, हमें ही 12 साल हो गए, लेकिन हम अभी भी 70 के ही हैं। ये सुनकर हम सब पसीने पसीने हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा था। जब हम घर के पास पहुंचे तो देखा कि नींबू के पेड़ के नीचे वे चारों बूढ़े आदमी हमें दिखाई देने लगे। दामो दादा, हरिभाव के साथ जो 2 लोग थे, नाना और प्रभाकर, वे भी दिखाई दिए। इन चारों को देखने के बाद हमें एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि वास्तव में उस रूपाली मेसवाली का जो कुछ भी जादू है, वो बहुत ही अनोखा है। मन में विचार बदलने लगे थे। जब हम सोने के लिए ऊपर गए तो हमें लगा कि हमारे पीछे से कोई आया है। मैंने खिड़की से देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी मेरे साथ गैलरी में खड़ा मेरा दोस्त नीचे की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया। उसने कहा, चंदन, अरे चंदन को देखो, क्या कर रहा है? वो नींबू के पेड़ के पास बैठा है, उसके साथ कौन है देखो। ये हमें अजीब लगा और हम नीचे उतरे और उस दिशा में जाने लगे। चंदन उसी रास्ते पर एक लड़के के पीछे पीछे चल रहा था, जिस रास्ते से हम मेस में आए थे। हमने भी उसके पीछे जाने का फैसला किया। ध्यान से देखने पर हमें समझ में आया कि वो लड़की शायद वही मेस वाली रूपाली हो सकती है। हमें भी अचानक उस दिशा में खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे किसी व्यक्ति को वशीकरण विद्या से अपने वश में किया जा रहा हो। क्योंकि 70 साल का व्यक्ति 12 साल बाद भी 70 का ही होने की बात कर रहा था। इसका मतलब है कि रूपाली की मेस में जो खाना परोसा जाता है, वो साधारण खाना नहीं है, ऐसा हम मन ही मन सोचने लगे। चंदन आगे बढ़ता गया और लकड़ी के पुल से होकर उसकी मेस की दिशा में पहुंच गया। हम सब भी उसके पीछे पीछे उस जगह तक पहुंच गए। हम 5 लोग वो दृश्य देख रहे थे। रूपाली मेस वाली का बोर्ड देखने के बाद हम कचरे के पास रुके। उस पुराने और जीर्ण इलाके में बाहर की तरफ एक आग जल रहा था और उसके दोनों ओर व्यवस्था की गई थी, जैसे किसी जंगली जानवर को भूनने के लिए। कुछ ही देर में चंदन रूपाली के साथ उसके कोलारू घर के अंदर चला गया। हमने उसके पीछे पीछे जाने का फैसला किया कि वहां हो क्या रहा है। हमने खिड़की से चंदन को देखा। रूपाली ने चंदन के एक एक कपड़े हटाने शुरू कर दिए और उसने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए। रूपाली अपनी पूरी जवानी में लबालब भरी हुई लड़की की तरह दिखाई दी। उसने चंदन को अपने शरीर से छूने की कोशिश की और चंदन भी उसे कसकर गले लगाकर उसके शरीर को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा था। हमें भी वो क्रिया बहुत पसंद आ रही थी और तभी चंदन जोर से चिल्लाया। सामने का दृश्य चल रहा था जिसे हम देख रहे थे। हमें वो पसंद आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है। हमने जो खाना खाया था, क्या वो वास्तव में वशीकरण का खाना था? ऐसा हमें लग रहा था। रमेश मेरी ओर देखकर बोला, मुझे लगता है कि यह सब कुछ एक विशेष विधि के अनुसार हो रहा है। तभी हमारा ध्यान मेस के बाहर लगे बोर्ड पर गया। रूपाली मेस वाली के स्थान पर रूपा आली मेस वाली लिखा हुआ था। ये देखकर हमें समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बोर्ड पर नीचे की तरफ तारीख 1 मई 1975 लिखी थी। हमने सोचा कि यह क्या हो रहा है। 1975 की तारीख यहाँ लिखी है, जबकि हम 2024 में हैं। यह मेस 50 साल पहले की है, ये कैसे संभव है? तभी वहां के आग के पास, जहां किसी जानवर को जिंदा भूनने का इंतजाम किया गया था, हमने उन चारों वृद्ध व्यक्तियों को देखा। वे हमारे साथ खाना खाने वाले लोग भी दिखाई दिए, और केवल यही नहीं, वो रूपाली, जो हमारे दोस्त के साथ शारीरिक सुख ले रही थी, वो दोस्त भी जोर से चिल्ला रहा था। हमें उसकी चीख का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ देर में उसकी गर्दन को रूपाली ने काट दिया था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? वो नरभक्षी लड़की, उसने अपने मुंह से उसकी गर्दन को पकड़कर खून पीना शुरू कर दिया था। उसने वासना में डूबे हमारे दोस्त को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। उसने अपनी वासना को शांत करने के बाद उसके खून से अपनी प्यास बुझाए। ये दृश्य देखकर हम डर गए और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर हमें किसी और दिशा में उस जलते हुए आग की ओर खींच ले गए।
रूपाली की मेस में 2 भाकरी बनाने वाली महिलाओं ने चंदन के मृत शरीर को लकड़ी के डंडे पर बांधकर उसे जलते आग पर लटका दिया। ये सब क्या हो रहा था, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आधी रात के बाद शुरू हुए इस भयानक दृश्य को देखने के बाद मैंने हरिभाव से पूछा, दादा, यह क्या हो रहा है? दादा ने कहा, अरे, तुमने स्वादिष्ट रस्सा खाया ना? वो स्वादिष्ट रस्सा इसी तरह से बनाया गया था। आज रूपाली तुम्हें वो दिखा रही है कि वो रस्सा कैसे बनाया जाता है। मैंने कहा, अरे दादा, क्या आप इंसान का मांस खाते हैं? तब वो दादा बोले, तो पिशाच लोग किसका मांस खाएंगे? हम पिशाच हैं। ये सुनते ही हम सभी तुरंत खड़े हो गए। दादा हमें देखते हुए बोले, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुमने उसके मेस का खाना खाया है। क्या समझ में आया कि रूपाली मेस वाली कौन है? वो पिशाचों की रसोइया है। वो रसोइया तुम जैसे लोगों के गर्मागर्म खून का स्वाद हमारे जैसे भटके हुए आत्माओं को दिलाती है। हमें यहाँ खाना खाते हुए 12 साल हो गए हैं। आज रात खाना खाते ही हम मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा, मतलब आप लोग मुक्त हो जाएंगे तो? तब वो व्यक्ति बोला, अरे, हमारी जगह अब तुम 5 हो। उनमें से एक मर गया। अब तुममें से एक को मेरी तरह पुल के उस पार भेजा जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ लाया। तुममें से एक और 6 लोगों को यहाँ लाएगा, और यह क्रम यूं ही चलता रहेगा। ये सुनकर मैं डर गया। हे भगवान, इसका मतलब है कि हरिभाव, जिसे मैं बूढ़ा आदमी समझता था, वो एक पिशाच था। उसने ही हमें यहाँ धोखे से लाया था। मैं रमेश की ओर देखकर बोला, रम्या, हम तो मुफ्त में मरने वाले हैं। तभी रूपाली वहां आई और उसने उन 4 बुजुर्गों को खाना परोसा। वे खाना खाने के बाद खुशी से नाचने लगे और हम अपने आप उस मेज के अंदर के कमरे में चले गए और बंद हो गए। रूपाली ने हम 5 में से एक को बाहर निकाला और कहा, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो इस रूपाली की मेस में खाने के लिए 6 लोगों को लाओ। यह क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम उसकी बातों में फंसते जा रहे थे। हम 5 में से कौन बाहर निकलेगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक कदम आगे बढ़ा और रूपाली ने मुझे उस कमरे से बाहर निकाला। मैं पुल से होते हुए हमारे नींबू के चौक में लौटने के लिए निकल पड़ा। उस खाने का असर कितनी देर तक रहेगा, ये पता नहीं था, लेकिन वशीकरण का असर तो साफ दिख रहा था। अब मुझे ये तय करना था कि कौन खाने के लिए आएगा। मुझे अब 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 लोगों को फिर से उस जगह ले जाना था। इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं नींबू के चौक में बैठा रहा। दिन ढल गया था। भ्रमित की तरह मैं पूरे दिन वहीं बैठा रहा। शाम होते ही मैंने हमारी कंपनी के मजदूरों को देखकर उन्हें बुलाना शुरू कर दिया, चलो चलो, रूपाली की मेस में खाने चलो। बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, जल्दी चलो। तभी काशनाथ नाम का एक चौकीदार 4 थालियों वाला डिब्बा लेकर मेरी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, अरे, यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ खाने के लिए बुला रहे हो? तब मैंने कहा, रूपाली की मेस में चलो, खाना खाने चलेंगे। तब काशनाथ बोला, कोई बात नहीं, मैं हनुमान जयंती की खीर लाया हूँ। इन 4 डिब्बों में भरकर वहीं हम सब मिलकर खा लेंगे, मैं तुम सबको भी दूंगा। चलो, आज खाने की व्यवस्था रूपाली की मेस में ही हो जाएगी। मेरे पीछे पीछे वे सब अंधेरे में पुल पार करते हुए चल पड़े। मुझे खुशी हो रही थी कि मेरी जगह वे लोग वहां जाकर खाना खाएंगे और मैं उस जाल से बच जाऊंगा। हम उस मेस पर पहुंच गए। 8:30 बज रहे थे। उस अंधेरे और पुराने वातावरण को देखकर काशनाथ और बाकी चौकीदारों ने हमसे कहा, कहाँ लाए हो, ये कैसी मेस है, कितनी पुरानी लग रही है। तब मैंने कहा, गांव के खाने की तरह का खाना है, थोड़ी ही देर में गर्मागर्म खाना मिल जाएगा। काउंटर पर बैठी बुजुर्ग महिला ने पूछा, रोटी का थाली लगाना है या भाकरी का? तब सबने कहा, रोटी का थाली लगाओ। बुजुर्ग महिला ने कहा, ठीक है। सब लोग खाना खाने बैठे। एक लड़की गर्मागर्म रोटियां बनाकर थाली परोस रही थी। रस्से की कढ़ाई लेकर रूपाली सामने आई और वो अपने हाथों से सबको परोसने लगी। तभी काशनाथ उठा और उसने सबकी थाली में अपनी लाई हुई खीर डालनी शुरू कर दी। रूपाली ने हमारे बंद कमरे में कैद मित्रों को भी बाहर बुलाया और उन्हें सिर्फ आंखों के इशारे से सबके सामने बैठा दिया। जब हम बैठे थे तो हमारे बगल में बैठे लोग जैसे शांति से खाना खा रहे थे, हमारे साथी 4 मित्र भी वैसे ही बैठे थे।
माहौल बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। काशनाथ सबको प्रेम से खीर परोस रहा था। उसने काउंटर पर बैठी बुजुर्ग महिला को भी एक कटोरी में खीर दी। सबने पेट भर खाना खाने के बाद खीर खाने के लिए एक एक कौर खाना शुरू किया और तभी अचानक मेरे सिर में जैसे बिजली कड़कने लगी और मुझे झटके आने लगे। अचानक भीमरूपी महारुद्रा, वज्र हनुमान मारुति, यह आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर में जैसे कुछ टूटने वाला था। कुछ ही पल में मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली तो सामने काशनाथ, उसके 4 साथी, मेरे 4 मित्र और कोई भी वहां नहीं था। काशनाथ भी हमारी ओर देखकर बोला, तुम कहां लेकर आए थे? एक पल में खीर चखते ही वहां कोई नहीं दिखा। तब मैंने काशनाथ की ओर देखकर कहा, यह मेस है रूपाली मेस वाली की। वो एक पिशाचिनी है जो पिशाचों की रसोइया है। हम उसकी चाल में फंस गए थे। अब सब कुछ पल में गायब हो गया। मारुति का स्तोत्र मेरे सिर में गूंजने लगा। तब काशनाथ बोला, अरे पगले, तुम सब पिशाच के जाल में फंसे हुए थे। केवल मेरे पास हनुमान जयंती का प्रसाद होने की वजह से और उसके सेवन से तुम उससे बच गए, लेकिन तुमने उस पिशाच को भी मुक्त कर दिया। रूपाली मेस वाली का बोर्ड देखते हुए हमें एक बात समझ में आई कि जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो साथ में पवित्र चीज का होना जरूरी है, जो हमारे पास नहीं थी लेकिन काशनाथ के पास थी। जैसे बजरंगबली ने ही हम सबकी मुक्ति करवाई थी। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।